नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं खबरों के पीछे। रोज रात 9 बजे एक नई कहानी लेकर हम आपके सामने हाजिर होते हैं। अपराध की दुनिया की कई कही अनकही कहानियों में से एक कहानी हम आपके साथ साझा करते हैं। तो आज खबरों के पीछे का ये एपिसोड नंबर है 256 और एपिसोड नंबर 254 से हम कहानी सुना रहे हैं किशोर कुणाल की, कि किस तरीके से बिहार के एक ऐसे कर्मठ पुत्र कह लें, क्योंकि वे गुजरात कैडर के आईपीएस रहे हैं, बिहार में उन्होंने काम किया है। तो किशोर कुणाल ने रोहतास में पदस्थापना के दौरान बिहार के सीमेंट घोटाला के सबसे बड़े अभियुक्त रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड डालमिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर बीपी जैन को कैसे गिरफ्तार किया। बीपी जैन की गिरफ्तारी, जिसे बिहार के मुख्यमंत्री अभयदान दे चुके थे और जिन्हें गिरफ्तार न करने के लिए चीफ सेक्रेटरी से लेकर डीआईजी तक का निर्देश था, फिर भी कानून की राह पर चलते हुए किशोर कुणाल ने अपने कर्तव्य का निर्वहन किया था। तो आगे बाबेला होना ही था। मैंने आपको एपिसोड नंबर 255 में बताया कि किस तरीके से आईजीपी, तब डीजीपी नहीं हुआ करते थे, ने किशोर कुणाल को बुलाया था और फिर डीआईजी ललित विजय सिंह ने जो लेटर जारी किया था उसमें यह बात कही गई थी कि चार्जशीट के पहले, देखिए, बचाने की कोशिश अब भी हो रही थी, कानूनी मंतव्य प्राप्त किया जाएगा। हालांकि किशोर कुणाल का मानना था कि वे आईपीएस ही कानूनी मंतव्य के लिए परेशान होते हैं जिन्हें कानून का ज्ञान नहीं होता है अथवा जवाबदेही से बचना चाहते हैं। तो खैर, कानूनी मंतव्य की बात मान ली गई और यह बात भी कह दी गई कि डीआईजी ललित विजय सिंह जो 3 नाम तय करेंगे विधिवेताओं के, लीगल एडवाइजर्स के, उन्हीं के पास संचिका जाएगी। बहरहाल, हम आगे की कहानी बताएं उसके पहले कुछ बातें स्पष्ट कर देना चाहते हैं जो पिछले 2 एपिसोड में हमारे कई दर्शकों ने इस पर सवाल उठाए हैं। देखिए, जब किशोर कुणाल की पदस्थापना संथाल परगना से बीएमपी देवघर में हुई, फिर समस्तीपुर और इसके तुरंत बाद रोहतास, तब बिहार में राष्ट्रपति शासन था। बिहार में चुनाव होना था 1980 का। और जब बीपी जैन गिरफ्तार किए गए, देखिए, रेड पहले हुई थी राष्ट्रपति शासन के दौरान ही, तो बीपी जैन की जब गिरफ्तारी हुई और बीपी जैन को जो अभयदान दिया जा रहा था, तब बिहार में कांग्रेस की हुकूमत आ गई थी और चीफ मिनिस्टर डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा थे। देखिए, एक बात हम और स्पष्ट करना चाहते हैं, जो कहानी आपको बता रहे हैं हम, उसका आधार किशोर कुणाल की जीवनी पर आधारित पुस्तक दमन तक्षकों का है। हमने पिछले एपिसोड में यह कहीं नहीं कहा कि ललित विजय सिंह तब बीपी जैन के साथ मुख्यमंत्री के यहां गए थे जब बीपी जैन नोटों से भरा ब्रीफकेस लेकर पहुंचे थे। चीफ मिनिस्टर ने बाद में बुलाया था डीआईजी को और कहा था कि अब इन्हें कुछ भी नहीं होना चाहिए। देखिए, एक और जो जानकार दर्शक हैं उन्होंने यह सवाल उठाया कि डीआईजी चाहते तो गिरफ्तारी रोकने का आदेश जारी कर सकते थे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आदेश जारी करना होता लिखित तौर पर, यह उनका अधिकार था। वे केस को सुपरवाइज भी कर सकते थे, लेकिन समझिए, जब आपका अधीनस्थ कोई ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ होता है और आप जानते हैं कि इस केस की सच्चाई क्या है, तो आप लिखित आदेश जारी नहीं करना चाहते हैं। आप मौखिक आदेश से ही उद्देश्य की पूर्ति कर लेना चाहते हैं, जो यहां नहीं हुआ और बीपी जैन गिरफ्तार कर लिए गए। तो खैर, बीपी जैन जेल में थे, बहुत दिनों तक जेल में नहीं रहे, लेकिन बहरहाल अब मसला यह था कि चार्जशीट दायर किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। तो जैसा निर्देश प्राप्त हुआ था ऊपर के अधिकारियों का, किशोर कुणाल ने उन 3 विधिवेताओं, लीगल एक्सपर्ट के पास तमाम जो साक्ष्य थे, एफआईआर थी, सुपरविजन नोट था, 40 पेज का सुपरविजन नोट था किशोर कुणाल का, सभी कागजात उन तीनों विधिवेताओं के पास भेज दिए। और जब वापसी में राय आई तो तीनों लीगल एक्सपर्ट ने कहा कि चार्जशीट दायर करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य है।
अनुसंधान सही है और जिनके खिलाफ मुकदमा है वे दोषी पाए गए हैं जांच में, इसलिए उनके खिलाफ चार्जशीट दायर होनी ही चाहिए। तो यह किशोर कुणाल की बड़ी जीत थी और उन्होंने चार्जशीट के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी, चार्जशीट दायर भी हुई। लेकिन देखिए पॉलिटिकल तमाशा, 7 दिनों तक, मात्र 7 दिनों तक जेल में रहे बीपी जैन। बीपी जैन डालमिया ग्रुप के मैनेजिंग डायरेक्टर, रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर, जेल के बारे में सोच ही नहीं सकते थे। जेल में कैसे रातें उन्होंने गुजारी होगी, कल्पना कीजिए। खैर, तो 7 दिनों के बाद वे जेल से छूट गए और जेल से छूटते ही आपको पता है बीपी जैन ने क्या किया, क्योंकि यह बात आन बान शान की हो गई थी, डालमिया ग्रुप के लिए भी, रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड के लिए भी, और उन पैरवीकारों के लिए भी जो इन दोनों को बचाने के लिए, बीपी जैन और पीसी जैन को बचाने के लिए लगे थे। पंगा रोहतास के एसपी किशोर कुणाल से हो चुका था। तो बीपी जैन जेल से छूटते ही, यह बात दमन तक्षकों का जो किताब है उसमें साफ तौर पर वर्णित है, जेल से छूटते ही बीपी जैन पटना पहुंचते हैं। फिर से उनके पास ब्रीफकेस होता है और वे मुख्यमंत्री से मिलते हैं। मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद किशोर कुणाल का तबादला कर दिया जाता है। सोचिए, उस किशोर कुणाल का तबादला होता है जिसने सीमेंट घोटाला के अभियुक्तों को जेल पहुंचाया। पूरा बिहार जान रहा था कि सीमेंट की बोरियों में 10-10 किलो, 8 से 10 किलो कम आपूर्ति की जा रही है, और जब इसके खिलाफ कार्रवाई हुई तो तबादला हो गया। और तबादला भी कैसे? बहुत ही गुपचुप तरीके से। जैसा आप जानते हैं तब बहुत साधन नहीं थे, तो किशोर कुणाल का तबादला हो गया और किशोर कुणाल के बदले वहां राजीव शाही को नया एसपी बनाने का सरकार ने फैसला किया। सरकार का प्लान यह था कि राजीव शाही को उसी दिन स्पेशल विमान से, विशेष विमान से, राज्य सरकार के विशेष विमान से देहरी भेजा जाए, और जब वे देहरी पहुंच जाएं, उनके पास आदेश की कॉपी हो, तब किशोर कुणाल से चार्ज हासिल कर ले। इसके पहले किशोर कुणाल को तबादले की जानकारी भी न मिले। लेकिन दुर्भाग्य ऐसा हुआ कि राजीव शाही के परिवार में, रिश्तेदारी में कोई निधन हो गया था, इसलिए उन्होंने कहा था कि हम अगले दिन जाकर पदभार ग्रहण करेंगे। तो इन सब बातों से बेखबर किशोर कुणाल दिल्ली में ही थे। अगले दिन उन्हें पटना पहुंचना था। स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर में एक सेमिनार था जिसमें शामिल होना था, उन्हें रोहतास जिले का प्रतिनिधित्व करना था। तो सुबह 10 बजे वे स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच गए। अभी उन्हें तबादले की खबर नहीं है। उनके पास ही एक और डीआईजी केसी सिन्हा बैठे थे। केसी सिन्हा ने ही धीरे से कहा, पता है आपका ट्रांसफर हो गया है। किशोर कुणाल अचकाए, मेरा ट्रांसफर हो गया? उन्होंने कहा हाँ। उन्होंने यह बात बताई कि देखिए राजीव शाही की प्रस्थापना की गई है, विशेष विमान से जाना था, लेकिन इस कारण वे नहीं जा पाए, कल जाएंगे और वे अपना चार्ज लेंगे। तो किशोर कुणाल ने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूं, तबादला होगा यह मैं जानता था, लेकिन इतनी जल्दी हो जाएगी इस बात की उम्मीद मुझे नहीं थी। वैसे तबादले के लिए बोरिया बिस्तर मैं सदैव बांधे रखता हूं, मुझे इस बात की परवाह नहीं होती है, क्योंकि सरकार के पास तबादला ही एक हथियार है, इसके अलावा तो वह मेरा कुछ बिगाड़ नहीं सकती है। और मेरी मान्यता है, किशोर कुणाल कह रहे हैं, जो तबादले के लिए तैयार होते हैं वे शेर दिल होते हैं और सेवा में भी शहंशाह होते हैं, और जो तबादले से डरते हैं वे नेताओं के पीछे दूम हिलाकर चलते रहते हैं। तो ठीक है, मेरा तबादला हुआ है, कल जाकर हम चार्ज दे देंगे, किशोर कुणाल ने कहा, और बात आई गई हो गई। किशोर कुणाल ने पूछा केसी सिन्हा से, डीआईजी से, कि कहां हुआ मेरा तबादला, यह पता है? तो उन्होंने कहा नहीं, मुझे यह जानकारी नहीं है, बहुत गोपनीय फैसला है और इसे गोपनीय तरीके से कार्यान्वित किया जाना है। तो सेमिनार जब स्टेट पुलिस हेडक्वार्टर का खत्म हुआ
तो किशोर कुणाल अपने घर पहुंचे, पटना वाले घर पर। वहां रोहतास से ही आने वाले एक बुजुर्ग कांग्रेसी गिरीश नारायण मिश्रा पहुंचे हुए थे। गिरीश नारायण मिश्रा को जानते थे किशोर कुणाल, क्योंकि किशोर कुणाल, जैसा किताब में बताया गया है, कि वे नेताओं से भी मिलने में परहेज नहीं रखते थे, देर सवेर मिल ही लिया करते थे। हां, फैसला अपने विवेक से लिया करते थे। तो किशोर कुणाल से जब गिरीश नारायण मिश्रा मिले तो गिरीश नारायण मिश्रा को तबादले की जानकारी मिल गई थी और वे मुख्यमंत्री से मिलकर आ रहे थे, निराश थे। उन्होंने किशोर कुणाल से कहा कि देखिए, सरकार ने आपका तबादला कर गलत काम किया है और सीमेंट घोटाले में आपने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, जनता खुश है। आपके इस तबादले से कांग्रेस पार्टी की इमेज भी खराब होगी, मुझे इस बात की चिंता है। और इसी चिंता के कारण मैं मुख्यमंत्री से मिलने गया था, लेकिन उन्होंने तबादला निरस्त करने से मना कर दिया। तो किशोर कुणाल ने कहा कि अब मैं क्या कर सकता हूं। तो गिरीश नारायण मिश्रा ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि आप एक बार सीएम से मिल लें, शायद तबादला रुक जाए। तो किशोर कुणाल ने कहा, जैसा किताब में लिखा है, कि देखिए, मैं स्वाभिमानी व्यक्ति हूं, टूट सकता हूं, झुक नहीं सकता, और तबादले से क्या फर्क पड़ने वाला है। मेरा कोई वेतन 1 रुपया कम तो होगा नहीं, सैलरी मेरा कोई कम कर नहीं सकता है। वेतन ही एक ऐसा अधिकार है जो संवैधानिक अधिकार दिया गया है कि चाहे आप तबादला कर लें, कहीं कर दें, आप मेरा वेतन नहीं कम कर सकते हैं। वैसे भी मेरा काम दोषियों को पकड़ना है, मैं दोषी को पकड़ा हूं। अब सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल कर मेरा तबादला कर रही है, तो तबादला कर ले। तो ये गिरीश नारायण मिश्र से इनकी मुलाकात और इनकी बात अपने घर पर होती है। ये दिन का वाकया है। शाम को गिरीश नारायण मिश्र अचानक फिर से प्रकट हो जाते हैं किशोर कुणाल के घर पर और कहते हैं, कुणाल जी, आपने ऐसी कौन सी पैरवी लगा दी, इतनी जबरदस्त पैरवी आपने कहां से लगा दी कि सीधे मुख्यमंत्री डांट ही खा गए। तो किशोर कुणाल भी आश्चर्यचकित होते हुए पूछते हैं कि ऐसा क्या हुआ, मैंने तो कोई पैरवी नहीं लगाई। तो गिरीश नारायण मिश्रा कहते हैं कि रेलवे मंत्री एपी शर्मा पटना आए हैं और पटना में वे जैसे ही लैंड किए एयरपोर्ट पर, मुख्यमंत्री उन्हें रिसीव करने गए थे। तो मुख्यमंत्री से जैसे ही एपी शर्मा मिले, एपी शर्मा ने बिल्कुल फटकारते हुए कहा, डॉक्टर साहब, आपने ये क्या कर दिया। जिस व्यक्ति ने सीमेंट घोटाले के अभियुक्तों को जेल पहुंचाया है, वैसे भी यह मुकदमा पहले का था, और जिससे पार्टी की इमेज सुधरी है, इस एक्शन के लिए आप उस एसपी का तबादला कर रहे हैं। यह तो गलत बात है, और यदि इस तबादले को आपने रद्द नहीं किया तो मैं आपकी शिकायत इंदिरा गांधी से करूंगा। इंदिरा गांधी, आप समझ सकते हैं, अब रोहतास के एसपी के तबादले का मसला इंदिरा गांधी तक पहुंच गया। और तब के जमाने के बारे में कहा यह जाता है कि एपी शर्मा और बिहार के भीष्म नारायण सिंह इंदिरा गांधी के दरबार में बहुत बड़ी शक्ति रखते थे। तो किशोर कुणाल कहते कि देखिए, मैं तो एपी शर्मा को जानता भी नहीं हूं, यह कैसे हो सकता है। और मिश्रा जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप उड़ी उड़ाई कोई खबर बता रहे हैं जिसका कोई और छोर न हो। तो गिरीश नारायण मिश्रा कहते, नहीं, बिल्कुल मेरे सामने की बात है, मैं भी एपी शर्मा को रिसीव करने गया था और सब कुछ सभी के सामने हुआ है। रेल मंत्री ने मुख्यमंत्री को फटकार लगाई है। तो यह बात किशोर कुणाल को समझ में नहीं आई। फिर देर रात को गिरीश नारायण मिश्रा फिर से फोन करते हैं और कहते हैं, अब तो आपका तबादला रुकेगा ही रुकेगा। तो किशोर कुणाल कहते हैं, अब क्या हुआ। तो गिरीश नारायण मिश्रा कहते हैं कि देखिए, समाइले नबी जो कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने नए रेल मंत्री एपी शर्मा के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन किया था और वहां सभी कांग्रेसी जुटे थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा भी आए। वहां भी एपी शर्मा ने पूछा, अब तक आपने फैसला लिया कि नहीं लिया। यदि यह तबादला कार्यान्वित होता है तो बिहार की जनता यह समझेगी कि जो सीमेंट की चोरी करने वाली ताकतें हैं उसके साथ कांग्रेस पार्टी है और
जो ऑफिसर घोटालेबाजों को, सीमेंट चोरी करने वालों को दंडित कर रहा है, उसे हटाया जा रहा है। इसलिए आपको यह तबादला रोकना ही होगा, नहीं तो हम इसकी शिकायत इंदिरा गांधी से करेंगे। इसके बाद मुख्यमंत्री बेबस हो गए, तबादला रोका गया। अब सवाल यह पैदा होता है कि एपी शर्मा को किसने कहा? दिल्ली में थे एपी शर्मा, तो किशोर कुणाल की पुस्तक, जो उनकी जीवनी पर आधारित पुस्तक है, उसमें इसका भी जिक्र मिलता है, इसका भी जवाब मिलता है। तो पुस्तक में जो बात कही गई है कि अगले दिन सुबह सुबह उनके पास एक और फोन आया पटना में। यह फोन मिस्टर बीपी सिंह का था। बीपी सिंह को किशोर कुणाल नहीं जानते थे। तो बीपी सिंह ने कहा कि देखिए, मैं एपी शर्मा का समधी हूं, रेल मंत्री एपी शर्मा का। तो किशोर कुणाल ने पूछा कि अच्छा ठीक है, आगे बताइए। तो उन्होंने पूरी कहानी बताई कि इस तबादले के विवाद के प्रकरण में एपी शर्मा कैसे टपके। तो बीपी सिंह ने कहा कि जब एपी शर्मा रेल मंत्री बने तो रोहतास इंडस्ट्रीज लिमिटेड वालों ने इस पहुंच का फायदा उठाने के लिए मुझे, मतलब बीपी सिंह को, कंपनी का मुख्य संपर्क अधिकारी नियुक्त कर दिया, बहुत ही अच्छे वेतन पर। तो मैं उनके लिए काम करता रहा, मुझे पता था कि क्या घर बंझाला चल रहा है। तो बीपी सिंह ने कहा कि मैं ही वो शख्स हूं जिनके कहने पर अय्यर साहब, मतलब बिहार के चीफ सेक्रेटरी ने आपको फोन किया था कि बीपी जैन और पीसी जैन को गिरफ्तार नहीं करना है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी है। और यह फोन तब किया गया था जब आपकी पदस्थापना रोहतास में कर दी गई थी और आपने चार्ज भी नहीं लिया था। तो यह बात बीपी सिंह ने बताई, लेकिन बीपी सिंह ने माना कि मैंने देखा कि चीफ सेक्रेटरी की पैरवी भी काम नहीं आई, डीआईजी साहब की पैरवी भी काम नहीं आई, चीफ मिनिस्टर का अभयदान भी काम नहीं आया, और आपने बीपी जैन को गिरफ्तार करके दिखा दिया कि आप साहस से भरे हुए अधिकारी हैं और गड़बड़ी नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो मेरा स्वाभिमान जग गया, और जब मेरा स्वाभिमान जग गया, मुझे लगा कि ऐसे किसी प्राधिकारी को अब हमें मदद करनी चाहिए। तो जब स्वाभिमान जगा तो मैंने अपने समधी एपी शर्मा साहब को फोन किया। उन्होंने पूरी बात सुनी और उन्होंने बताया कि देखो, मैं पटना आ रहा हूं, मैं जैसे ही पटना आता हूं, एयरपोर्ट पर चीफ मिनिस्टर मिलेंगे, मैं उन्हें डांटूंगा और बहुत ही मजबूती से पैरवी करूंगा। तो ये बात एपी शर्मा ने फिर किस तरीके से पैरवी की आपको पता ही है, हमने बताया ही। अब यह जब बात हो गई तो बीपी सिंह ने एक रिक्वेस्ट किया किशोर कुणाल से। रिक्वेस्ट ये किया कि आज शाम को, आज रात को एपी शर्मा मेरे घर पर आने वाले हैं रात्रि भोज में। मैं चाहता हूं कि आप आकर एक बार मुलाकात कर लें। मैं और आपका परिवार, उनका परिवार, इसके अलावा कोई नहीं होगा। किशोर कुणाल का परिवार तो नहीं, मतलब किशोर कुणाल को व्यक्तिगत रूप से आमंत्रित किया गया था। तो किशोर कुणाल ने कहा कि देखिए, मुझे 1 घंटे का वक्त दीजिए, फिर हम फैसला कर बताते हैं। 1 घंटे के बाद किशोर कुणाल ने कहा कि देखिए, आपने मेरे लिए इतनी पहल की है तो मैं आता हूं। किशोर कुणाल कहते हैं कि मैं रात को गया, एपी शर्मा से मुलाकात हुई, रेल मंत्री से। उन्होंने मेरे निर्णयों की प्रशंसा की, मैंने जो कार्य किए थे उसकी प्रशंसा की, और कहा कि देखिए, अब आपका तबादला नहीं होगा, आप अपना काम पूरी ताकत के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ करते रहिए। तो इस तरीके से उस दौर में रोहतास में एसपी बने रह गए। इसके बाद रोहतास में और भी बहुत सारे काम किए किशोर कुणाल ने। इसकी कहानी भी आपको हम कभी आने वाले दिनों में बताएंगे। लेकिन किशोर कुणाल एक बात कहते हैं कि देखिए, जो मेरे भीतर ताकत है वो प्रेमचंद की जो कहानी है, मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, नमक का दरोगा, बहुत लोगों ने पढ़ा होगा। उसमें जो बंसीधर की भूमिका है, तो जिस तरह बंसीधर रिश्वत की रकम को ठुकराता रहता है, उसी तरीके से रिश्वत से मैं दूर भागता रहता हूं। और रिश्वत से दूर रहना ही मुझे शक्ति प्रदान करता है कि मैं सच्चे पथ पर चल सकूं और चलता रहता हूं। तो ये कहानी आज हम यहीं खत्म करते हैं।
आप देखते रहिए खबरों के पीछे को। यदि अब तक आपने हमारे YouTube चैनल खबरों के पीछे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को आप फेसबुक पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा। एक और अनुरोध कि यदि आप मुझसे कोई कहानी सुनना चाहते हैं, कोई भूल सुधार चाहते हैं, सीधे तौर पर संपर्क करना चाहते हैं तो आप हमें gyaneshwarlive@gmail.com पर मेल कर सकते हैं। आप अपना नंबर भी लिखकर भेजिए, जरूरत होने पर हम आपसे संपर्क करेंगे। कोई विशेष कहानी सुनाने को कह रहे हैं तो उस कहानी मतलब वारदात की तारीख और साल का पता है तो जरूर बताएं। मुझे कहानी को तलाशने में अपनी डायरी के पन्नों से या फिर रिसर्च टीम को कहने में आसानी होगी। तो आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद।